properties do you and your family own? One. हार्ड टॉक का इंटरव्यू हुआ था, शक्ल देखे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। जलसा 13 दिसंबर को होगा, 1 बजे होगा मीनार पाकिस्तान पे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। जलसा तो होगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मियां नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी करार दे दिया है उनकी अपनी ही तरफ से दायर अपील के समाअत के हवाले से। और इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, ये कहते हैं कि आज मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ जो हो रहा है यह अल्लाह का अज़ाब है। क्या वज़ीर आज़म का ये दावा करना, इस तरह की बात करना जायज़ है? और इसहाक डार साहब की नाज़रीन बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में कि उनका जो इंटरव्यू जो उन्होंने दिया BBC हार्ड टॉक में, वो काफ़ी डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और काफ़ी नेगेटिवली डिस्कस हो रहा है। क्या इसहाक डार साहब का जो इंटरव्यू है उनसे मुतल्लिक, जो उसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जो दावा किया, उस हवाले से शहजाद अकबर साहब शवाहिद ले आए हैं उसके बरक्स और बड़ी डिटेल्स ले आए हैं शहजाद अकबर साहब इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जबकि दावा वहाँ पर कुछ और था। तो इस इंटरव्यू के अगर बात करें तो इसके मुस्लिम लीग नून की साख कितनी मुतासिर हुई है इस इंटरव्यू के आने के बाद। और इसके साथ साथ नाज़रीन, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, आज 2 दिसंबर है। एक दावा तो था मौलाना फजल रहमान साहब का कि दिसंबर देखना हुकूमत को नसीब ही नहीं होगा, तो दिसंबर देखना तो नसीब हो गया। क्या जनवरी के हवाले से जो दावे आ रहे हैं PDM की क़यादत की तरफ से कि जनवरी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा, क्या यह मुमकिन हो पाएगा? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चौधरी मंजूर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, और राना तनवीर हुसैन साहब, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाजरीन, इमरान खान साहब का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें वो ये बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आज आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो हो रहा है ये अल्लाह का अज़ाब है। ज़रा सुनाइए जी। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 30-40 साल से जानता हूं। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। अपनी ज़िंदगी में देखा है इनके ऊपर कि इनकी क्या हालत बनी। कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, सब के चोरी का पैसा बचाने के लिए। फिर बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, आप, मैं या प्राइम मिनिस्टर साहब, हम कौन होते हैं किसी के बारे में ये दावा करने वाले कि फलां बंदे पर अल्लाह का अज़ाब है? आप साहिब इल्म है, ये मुनासिब है बयान, ये जायज़ है इस तरह कहना किसी के बारे में कि उस पर अल्लाह का अज़ाब है? आजमाइश भी तो हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया समर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। आपके मेहमानों को भी खुश आमदेद और एहतियात भी कीजिए क्योंकि कोरोना काफ़ी फैल रहा है। देखिए, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप सबको पता है, एक सच्चे आदमी है और एक ब्लंट आदमी है। और जो उन्होंने ये गुफ्तगू की है, इसका मैं खुलासा आपको बता देता हूँ। वो यही है कि देखें, कुर्सी से इज्जत नहीं मिलती इंसान को। इज्जत इंसान के अपने किरदार से जो है अल्लाह ताला इंसान को देता है और फिर आपके नसीब होती है। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो जिक्र किया एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का या आसिफ अली जरदारी साहब का, तो देखें, आसिफ साहब जब सदर पाकिस्तान थे बहुत ताकतवर पोजीशन पे थे, डिसीजन मेकर थे। और इसी तरह मियां साहब को अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, 3 बार वज़ीर आज़म बने। तो अगर वो एहतियात से काम लेते, अपनी तवज्जो सिर्फ कौम की फलाह पे रखते, अपने आप को करप्शन और इन चीज़ों से दूर रखते और सिर्फ इसी इज्जत पे इत्तेफाक करते, क्योंकि दोनों खाते पीते घर से इनका ताल्लुक है, कोई पैसे की कोई रेल पेल पहले से थी, इनको कोई पैसों की जरूरत तो नहीं थी। इनके लिए तो ये नाम, ये इज्जत ही काफी थी जो अल्लाह ताला ने इनको दी। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि जब मियाँ साहब ने अपनी वालिदा साहबा को रुखसत किया तो उनका बड़ा दिल किया होगा कि वो उनके साथ जाएं पाकिस्तान। खुद उनके कफन दफन में हर बेटे की ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ उनकी मजबूरियां आड़े आई। जाहिर है अगर वो आते अदालत का सामना करते, जिधर वो आना नहीं चाह रहे। मैं ये दूसरे मामले पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो उनका अपना जाती फैसला, आना चाहते नहीं आना चाहते। मैं एक बेटे की हैसियत से जो मैं समझता हूँ कि दिल पे क्या गुजरी होगी, तो उनको खुद सोचना चाहिए। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, हम अल्लाह की मखलूक है, किसी की आजमाइश हो सकती है, किसी पे मुश्किल वक्त हो सकता है, उसके बारे में ये कह देना कि उस पर अल्लाह का अजाब आ गया, ये हम मखलूक ये फैसला कर सकते हैं कि किसी पे अल्लाह का अजाब आ गया? देखिए समर साहब, इस बात पे आप तवज्जो कीजिए और इसको देखिए।
कि ये कितना बड़ा इम्तिहान है और ये कितनी बड़ी आजमाइश है कि आपकी वालिदा साहब इम्तिहान मुनासिब वर्ड है बाय द वे, और उनके साथ आप नहीं आ पा रहे, तो जरूर मियाँ साहब ने सोचा होगा, क्योंकि देखें चाहे कुछ भी हो, माँ और बेटे का रिश्ता दुनिया का एक अजीम तरीन रिश्ता है। और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो यही है कि मियाँ साहब अपनी वालिदा के बहुत करीब थे और सब बेटों में शायद बेगम शमीम अख्तर साहिबा की सबसे ज्यादा लगाव भी बड़े मियाँ साहब से था। तो जाहिर है ये जो खान साहब ने इशारा किया है, इम्तिहान की तरफ इशारा किया है कि बहुत बड़ा इम्तिहान है। हमें जरूर सोचना चाहिए कि जब हम इख्तिदार में हो तो हम ऐसा अमल ना करें जिसकी वजह से फिर आपको मुल्क से दूर जाना पड़े। जिसकी कल आपने सागदार साहब का देखा कितनी परेशानी की हालत में, देखें ये बहुत बड़े इम्तिहानात हैं। अल्लाह हमें अपनी जिंदगी, बहरहाल इम्तिहान कहना चाहिए था ना खान साहब को भी, ये अजाब किसी के बारे में कहना तो मुनासिब नहीं है ना। आप एग्री करते हैं इस चीज से? ठीक है चौधरी मंजूर साहब, आज जिस मुश्किल सूरत हाल से पीपल्स पार्टी की क़यादत या मुस्लिम लीग नून की क़यादत गुजर रही है, एक मुश्किल सूरत हाल तो है यकीनी तौर पर। इसे मैं तो ज़ाब नहीं कहूँगा, खान साहब ने कह दिया, पता नहीं कैसे कह दिया, किसी को कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में। तो इसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि यह क़यादत खुद ही है कि जो माजी में रहा एक दूसरे के खिलाफ केसेस भी किए, और इमरान खान साहब ने तो किसी के खिलाफ, वो खुद भी कहते हैं मैंने केसेस नहीं किए, ये केसेस तो पहले से चले आ रहे हैं इनके खिलाफ। जिस मुश्किल सूरत हाल से आज ये दोनों जमातों की क़यादत गुजर रही है, ये तो पहले से जारी है उनके खिलाफ। जब मैं तारीख़ का तालिब इल्म होने के नाते ऐसी बातें मैंने बहुत पढ़ी हैं। अयूब खान पे जब अरूज था तो वो भी ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू किया करता था और कितने लोगों को मरवाया, कत्ल करवाया। फिर जब ज़िया-उल हक आया तो वो उससे पहले याह्या खान था, वो भी अजाब की तरह मुसल्लत था इस मुल्क के अंदर, और उसको वो बहुत सारे लोग उसके हवारी जो थे वो जो कुछ करते थे उसको वो अल्लाह के अजाब के नाम से ताबीर कर देते थे। ज़िया-उल हक ने जो कुछ किया इस मुल्क के अंदर, और अभी अली मोहम्मद खान साहब फरमा रहे थे बिल्कुल मियाँ साहब को उनके बच्चों को पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी ये भी देखा है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का जनाजा उसकी औलाद को नहीं पढ़ने दिया गया, उसकी बीवी को उसका मुंह नहीं देखने दिया गया, उसके ख़ानदान को नहीं पढ़ने दिया गया? क्या वो अल्लाह का अज़ाब था, या इस मुल्क के हुक्मरानों ने जो कुछ इस मुल्क पे जुल्म किया उसका शाखसाना था? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, उनके भाइयों को कत्ल किया गया इस मुल्क में। क्या इस मुल्क की तारीख नहीं भरी पड़ी? और फिर सब ने देखा कि उनका अंजाम क्या हुआ। मुशर्रफ क्या करता था? जिस दिन कराची में उसने 100 से ज़्यादा बंदे मरवाए और उस दिन उसने मुक्के लहराए, आज किधर है वो कमांडो? शौकत अजीज़ आपके सामने, मैं असेंबली का मेंबर था, क्या कहा करता था? आज किधर है शौकत अजीज़? आज किधर है मुशर्रफ? किधर है उनके नाम लेवा जो उस वक़्त थे? आज कहीं नहीं है। और ये भी जो कुछ कर रहे हैं इनको भी देखना पड़ेगा। आप खुलने दें ना, ज़रा आप अपने केसेस भी खुलने दें, ज़रा ये फॉरेन फंडिंग का केस खुलने दें, फिर पता चल जाएगा। लेकिन चौधरी साहब, ये जो आजमाइश है, ये जो इम्तिहान है जिसका सामना आज करना पड़ रहा है पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत को, ये इमरान खान साहब ने शुरू किया हुआ तो नहीं है, ये तो पहले से जारी है। नहीं, या जरदारी साहब को 11 साल आपने जेल रखा, भुट्टो साहब को कत्ल किया, बीबी को शहीद किया, कत्ल किया, क्या वो अल्लाह की तरफ से अज़ाब? ये क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में अगर कोई कत्ल कर दे किसी को और कहे कि नहीं ये अल्लाह का अज़ाब है, तो आप उसके खिलाफ तो फिर मुकदमा ही नहीं होना चाहिए ना। वो कत्ल का मुकदमा नहीं होना चाहिए उस बंदे के खिलाफ। ये ना करें, इस बहस में ना लेकर जाएं इस इशू को। मसला ये है कि आप इसको इस एंगल से देखें कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो हुक्मरान होता है वो समझता है कि मैं ताहयात हुक्मरान हूँ, मेरे ऊपर तो मैंने उतरना ही नहीं है। क्या हालत है आज ट्रंप की? आज बुलाकर वो अपनी वो लीगल टीम से कर रहा है कि उतरने के बाद मेरे खिलाफ क्या क्या मुकदमात होंगे। इनको भी ये सोचना चाहिए इनके खिलाफ क्या क्या है। इनके तो भरे पड़े हैं सारे, ये इनके अपने बशीर मेमन से लेकर, ये FIA के डायरेक्टर से लेकर, ये चीनी से लेकर, ये आटे से लेकर, ये दवाइयों से लेकर, मालम जब्बा से लेकर। सही है। आप कोई एक, ये कल सुनामी ट्री पे क्या हुआ, बिल्कुल अदालत के अंदर क्या हुआ, क्या इन्हें अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं इनकी? ठीक है, ये खुल जानी चाहिए। आप ठीक है, खुल जानी चाहिए। ठीक है, ये तैयार रहें, अपने लिए भी तैयार रहें। राना तनवीर साहब, अब मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कल इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू चलता है, उसमें उनकी प्रॉपर्टीज से मुतालिक उनसे सवाल होता है। वो कहते हैं मेरी तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन बाद में जब मजीद सवाल होता है तो एक प्रॉपर्टी और निकल आती है दुबई की भी।
और फिर आज शहजाद अकबर साहब तो काफ़ी तफसीलात है। मैं चाहता हूँ ज़रा पहले सुना दिया जाए जो साख डार साहब ने कल अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से दावा किया था, ज़रा वो सुना दे जी। How many properties do you and your family own? It's all declared in my tax returns. Well, just give me the answer because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by this regime. How many properties do you and your family own? One. We're sitting in London. Do you own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing. No, because and Dubai? The government. Dubai? My sons have just one villa. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't strictly true. No. और इस पर आज शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बड़ी लंबी तफसीलात लेकर आ गए हैं साख डार साहब की, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा वो भी सुनाइए जी आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हुकूमत ने कब्जा कर दिया, वो इनका घर है गुलबर्ग लाहौर में, इस्लामाबाद में ही, वहाँ 6 एकड़ इनके पास ज़मीन है। DHA फेज़ 4 में एक घर है, अयाज बिल्डर की प्रोजेक्ट के अंदर इनके 2 कनाल का प्लॉट है, सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लॉट है, इसके अलावा कोई 8 गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर लैंड क्रूज़र हैं, करोला है, मर्सिडीज़ बेंज लैंड क्रूज़र, ये इनकी पाकिस्तान के अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये चार्जशीट है इनके ऊपर जिसका एक जवाब नहीं दे रहे और मफरूर हुए हैं। राजा तनवीर साहब, ये तो सिर्फ एक झलक है, जो दावे कुछ किए जाते हैं PMLN की क़यादत की तरफ से, निकलता कुछ और है। ज़ाहिर है फिर ये आजमाइश तो फिर आनी है इस तरह की। नहीं, मैं पहले तो आजमाइश का आपको बता दूं। समर में एक बात आपसे करना चाहता हूं कि ये पावर पॉलिटिक्स है जिसमें ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो उसमें उन्होंने खान साहब का, अपने इमरान खान साहब का एक प्लॉट सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 30-40 साल से इनको देखता आया हूँ कि इन पे अजाब किस तरह आ रहा है या आता रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 30-40 साल में वो टाइम भी, वो वक्त भी है जब खान साहब शौकत खानम के इफ्तिताह के मौके पे मियाँ साहब के पीछे खड़े थे। वो टाइम भी है जिसमें इमरान खान साहब खड़े होकर तकरीरें करते थे कि अगर कुछ किया है पाकिस्तान में तो PMLN ने किया, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये उनकी स्पीच आप सुनाते हैं। वो टाइम भी था जब उनकी बास्केट का रुमाल सीधा करते थे। आपने वो तस्वीर भी देखी कि वो सीधा कर रहे हैं, सारे उनके रुमाल जो लटकाते हैं उसमें जेब में। तो ये सारे टाइम उनके थे जब प्लाट मांगते थे, जब मियाँ साहब के साथ के मामला थे तो तारीफ़ें करते थे। वो टाइम इन 30-40 सालों में है। रही बात कि अब के जो टाइम है, ये देखें, जब कोई बंदा सूरों पे पॉलिटिक्स करता है तो हमारे मुल्क में, हमारे जैसा मुल्क है जो डेवलपिंग कंट्री है, इसमें उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। तो अगर रसूलों पे खड़े होके बहुत सारे लोग फांसी पे चढ़े हैं, स्कूलों पे खड़े होके लोगों ने 28 साल जेलों में रहे हैं। नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में रहे। आप कहेंगे कि वो अजाब था उस पे। नेल्सन मंडेला पर तो करप्शन का इल्जाम कोई नहीं था, केस कोई नहीं था करप्शन यार। आप करप्शन का आज फैशन जो है ना, आज फैशन समर, उस वक्त वही था कि आप फ्रीडम फाइटर पे या आप जो असूल की पॉलिटिक्स करते हैं उसको जेल में डालते थे। अब जो फैशन है दुनिया में, ये पाकिस्तान में नहीं है। जो भी जाता है, चाहे ट्रंप हो, कोई दुनिया का मुल्क देख लें जिसमें साबिक सदर के खिलाफ केस नहीं बढ़ रहे, कोई उठा के देख लें, चाहे मलेशिया देख लें, थाईलैंड देख लें, मैं लॉन्ग लिस्ट के जिसमें। तो ये इसहाक डार साहब कौन से असूलों पर खड़े हैं जो वो लंदन में है और पाकिस्तान आकर फेस नहीं कर रहे हैं आपके केसेस को? पहले तो नवाज शरीफ साहब का आपको क्लियर हो गया है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कब हुआ है। इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या कहा है, जो मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर हैं जहां शाह साहब, उन्होंने कहा जी अगर मियाँ साहब लड़ाई ना करते फौज के साथ तो वो चौथी दफा भी प्राइम मिनिस्टर होते। आपको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन आप अगर रुकेदना चाहते हैं बात को तो रुकेते रहे। सबको हकीकत का पता है कि हुआ क्या है, किस तरह आगे चीजें बढ़ती रही हैं। अच्छा, बाकी रहा डार साहब का मसला। जी, डार साहब का मसला, डार साहब भी वही है कि जो बंदे PMLN के साथ लगे हुए हैं, अपने जितने करीब हैं, जितना उनका स्टेचर है, उस हिसाब से उनको तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान के बाहर है। इसमें आपको एहसन इकबाल मिलेंगे, इसको आपको साद रफीक मिलेंगे, इस पर आपको शायद फकान मिलेंगे, इस पर सारे आपके लॉन्ग लिस्ट कि वो किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं।
हसन इकबाल पे तो स्पोर्ट्स का बना दिया, स्टेडियम का केस। तो ये चीज़ें सारी आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपको बहुत डीपली चीज़ों का पता है कि किस तरह के मामला आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राना तनवीर साहब, ये जो इसहाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया है वो बड़ी बुरी तरह से इसमें एक्सपोज हो गए, जवाब नहीं दे सके, जिस पे आज आपने देखा कि पूरे मुल्क की डिस्कशन ही बदल गई। जो हुकूमती वुज़रा की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं खान साहब के बशमूल, मैं आपको जरा सुनाता हूँ वो बयानात क्या आ रहे हैं आपकी पार्टी के वाले से। पूरे का पूरा नैरेटिव जो आपकी पार्टी के खिलाफ एक बन गया। जी जी जी, मेरी बात यह है कि ये जो डार साहब की आप बात करते हैं, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसका आपने पाकिस्तान में जो माहौल है, मीडिया टोटली कंट्रोल है और दूसरी साइड पे हो ही नहीं रहा, और एक आ जाता है बम्बारमेंट हो जाती है ब्रेन वॉशिंग की। वो पकड़े गए, वो चले गए, वो हो गया। तो आप ये कर रहे हैं सिलसिला, और ये क्या कर रहे हैं? ये तो सुने जरा आज वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर और बाकी लोग क्या वुज़रा और हुकूमत की तरफ से क्या बयानिया बन रहा है, जरा इस इंटरव्यू पे जरा सुनाए जी। कल एक हार्ड टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार, उस प्रोग्राम में उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर वो नहीं भी उसको हार्ट, उसने कह रहा था कि मेरा कोई हार्ट का मसला है, अगर वो नहीं भी आया तो उससे हो जाना था। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अगर एक फॉरेन जर्नलिस्ट के सवालात का जवाब नहीं दे सके तो यहाँ पे अगर कोर्ट में आ जाते और जो चार्जशीट हुई है तो उस चार्जशीट का जवाब कैसे देते? मरियम सफदर साहबा अक्सर फरमाती हैं टांगें कांप जाती हैं, उनको शायद अंदाज़ा नहीं हुआ कि टांगें इस तरह कांपती हैं। अगर कल मरियम साहबा ज़रा किसी को भेजती हैं और इसहाक डार साहब का पाँव पकड़ के कोई देखता नीचे से या घुटना, तो पता लगता कि टांगें कैसे कांपती हैं। तो राना तनवीर साहब, इस प्रोग्राम के होस्ट भी कह रहे हैं, स्टीफन भी कह रहे हैं कि मैं भी बड़ा यानी कि देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में बड़ी हलचल मचा दी है इसहाक डार साहब के इंटरव्यू ने। पार्टी के अंदर आपके कोई हुई है इस पर सोच विचार के ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था अगर वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे? क्योंकि ये नहीं, क्योंकि ये हुकूमत इस किस्म की है कि वो बयानिए पे चल रही है, वो एक प्रोपेगेंडे पे चल रही है, झूठ पे चल रही है। ये इमरान खान साहब कहते हैं झूठ किस तरह बोल रहे थे। इमरान खान साहब ने कौन सा झूठ नहीं बोला अपने पॉलिटिकल कैरियर में? ये पीछे 3-4 साल की उनकी स्पीचेस सुने, जो वो वादे करते रहे हैं, जो बात करते रहे हैं, जो लोगों को फसलाते बुलाते रहे हैं, वो सारा झूठ ही था। आज वो झूठ सामने आ रहा है, उनका एक एक चीज़ झूठी है। अब मैं उनकी दूसरी साइड पे नहीं, प्रॉपर्टीज की या जो मसला है वो भी सामने आ जाएंगे, जो मंजूर साहब ने कहा है। लेकिन डार साहब के उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, वो उन्होंने इकानमी को आगे बढ़ाया है, और इकानमी उनके टाइम पे जो थी वो आपके सामने है। आपकी पार्टी की साख मजरूनी हुई इस इंटरव्यू के बाद, जिस तरह से तनकीद नहीं समझा, नहीं समर, पहले इन्होंने करप्शन का बयानिया शुरू किया। वो लोग मेरी पहले बात सुन लेना, मैं दो सेकंड में बात करने लगा। पहले इन्होंने करप्शन का बयानिया शुरू किया, शुरू में लोगों को थोड़ा सा उन्होंने अट्रैक्ट किया, बाद में लोगों ने कहा ये साल बुलशट, ये इंतकामी कार्रवाई है। फिर इन्होंने गद्दारी का काम शुरू कर दिया, गद्दार सारे गद्दार, PDM गद्दार, फजल रहमान गद्दार, मियां नवाज शरीफ गद्दार, हम सारे गद्दार। फिर अब आ गए कि जी देखें ये इनके किस तरह मामलात हैं, कोरोना पे भी आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई बात मानने को तैयार नहीं, ना हमारी पार्टी में फर्क पड़ता है, ना वोट कम हो रहा है, वोट बढ़ रहा है। कल सर्वे आया है, कल सर्वे था जो अखबार में आज आया न्यूज में, और आप देखेंगे तो उसमें सारा ग्राफ है कि कितने लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ को, और कितने उसकी डिलीवरेंस और गवर्नेंस के साथ। ठीक है, अच्छा अली मोहम्मद साहब, ये बात आप ना करें। ठीक है अली मोहम्मद साहब, अब ये साहब की खिदमत है। ठीक है, चले आपका सर पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। राना साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अली मोहम्मद साहब, मामला सिर्फ इसहाक डार साहब का नहीं है, मियां नवाज शरीफ को भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है, और उस हवाले से यानी कि जो रिमार्क्स भी आए हैं जजेस के वो बड़े इंटरेस्टिंग थे कि उसमें जो सवालात वहाँ पर हुए उसमें एक तो इसहाक जो मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है उनकी अपनी ही तरफ से दायर अपील पर, और इस पर असल मसला तो ये अली मोहम्मद साहब के इसका ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। हाँ, एक पॉलिटिकल असर उन पर ज़रूर पड़ेगा कि मियां साहब को अब आप कहेंगे जी इश्तिहारी हैं, बाहर बैठे हुए, ला तो नहीं सकते आप मुल्क के अंदर, उस पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि वो ब्लेस्ड भी है इस मामले में कि एक तरफ आप कह रहे हैं उन पर अजाब है, वो ब्लेस्ड भी है इस मामले में कि वो बरतानिया बैठे एक ऐसे मुल्क के अंदर बैठे हैं जहाँ से आप उन्हें पाकिस्तान ला ही नहीं सकते। देखिए समर साहब, ये बहुत अहम है कि उनको अगर पाकिस्तान की अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया है। कल अगर आपने इंटरव्यू देखा हो तो उस इंटरव्यू में जनाब इसहाक डार साहब से जो वो सवाल करते हैं तो बार बार उनको ये कहा जाता है कि आप अगर वाकई
इतने क्लियर हैं और आपने अपने एहसास सारे डिक्लेयर कर दिए हैं, तो आप पाकिस्तान जाके अदालतों को फेस क्यों नहीं करते? ये इनके लिए एक अलमिया है कि वही अदालत जिनसे इनको रिलीफ भी मिली है, उसी अदालत में अगर उनके खिलाफ केस है और ख़ुद ये अपील में गए हैं, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान पूरे का पूरा सारे इदारे, अदालतें, सब चीज़ें जो हैं वो उनके खिलाफ हैं, उनको किसी चीज़ पे क्या एतमाद नहीं है? तो अगर ये इस तरह से एक सूरत हाल पैदा होती है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है, ना उसको अदालत पे एतमाद है, ना उसको नैब पे एतमाद है, ना उसको किसी और इदारे पे, और ना उसको अपनी एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद है। कल वो जो सहाफ़ी हैं बरतानवी, उन्होंने एक सवाल और भी किया जो बड़ा अचंभे का था। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी के लिए शर्म की बात होती है कि आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के अपनी फ़ौज के बारे में ऐसी बात करें कि एक गैर मुल्की आपको ये कहे कि क्या आप अपनी फ़ौज के बारे में ऐसा कह रहे हैं? उन मुल्कों में कोई ये सोच भी नहीं सकता कि वो अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या अपनी मिलिट्री के बारे में ऐसी बात करें। हर मुल्क में सिविल मिलिट्री बैलेंस किसी न किसी लेवल पर रहता है। इस पर मैं आपके साथ डिबेट कर सकता हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी मसाइल रहते हैं पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई एक्स व्हाइट हाउस ऑफिशियल जो है वो पेंटागन की जो है वो माँ बहन एक कर दे किसी और गैर मुल्क में बैठ के। जबकि उस सूरत हाल में जब हिंदुस्तान आपको बॉर्डरों पे छेड़ रहा है, आजाद कश्मीर में वो अनप्रोवोक्ड शेलिंग करता है, पाकिस्तान में जो है वो दरअंदाजी करता है दहशतगर्दी के जरिए, मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब ने कल उस पॉइंट पे मुझे एज अ पाकिस्तानी बड़ा मायूस किया है कि वहाँ एक गैर मुल्क में एक गैर मुल्की चैनल के सामने बैठ के देखें आपके अपने मुल्क में मसाइल हैं, आप आए फेस करें, नहीं भी आते ये ना करें कि वहाँ पे बैठ के अपनी फौज के खिलाफ ऐसी बातें करें या अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ कि आपको एक गैर मुल्की जो है वो शर्म दिला रहा हो। ये एक लफ्ज मैंने यूज किया है, मैं समझता हूँ इस पर जरूर मुस्लिम लीग नवाज वाले सोचें। और आखिरी नुकता यहाँ पे ये है, समर साहब आप इनसे जरूर इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिएगा, दोनों से ले लीजिएगा, और वो ये है कि ये जितने भी केसेस हैं, इवन एहसन साहब का सबका सारा जो है हमारी हुकूमत आने से पहले के केसेस हैं। लेकिन एक और नुकता मियां साहब पे सवाल ये बनता है कि 3 बार आप वज़ीर आज़म बने, जो भी वजह बनी आपके बाहर जाने की, जो भी वजह बनी आपकी हुकूमत के खत्म होने की, हालांकि पिछले 5 साल पूरे कर गई थी, आप इस मुल्क में कोई निजाम ही नहीं बना सके, कोई एक इदारा भी नहीं बना सके कि एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर आपको इस पे एतमाद हो, अदलिया पे आपको एतमाद नहीं है। ठीक है, चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, इसमें मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। इलेक्शन कमीशन पे भी और एस्टैब्लिशमेंट पे भी। चौधरी मंजूर साहब, क्वेश्चन मार्क ऑन मियां नवाज शरीफ साहब गवर्नेंस। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, आपने भी देखा है इसहाक डार साहब का इंटरव्यू, नजरों से गुजरा आपकी? अब मैंने थोड़ा बहुत देखा है, पूरा तो मैंने कंप्लीट तो नहीं देख सका जी मैं। तो उसमें वो एंकर ने सवाल उठाया, एंकर ने बीबीसी हार्ड टॉक ने ये सवाल उठाया कि आप यहाँ पे मुजरिम हैं, पाकिस्तानी अदालतों से आप मुजरिम डिक्लेयर होकर यहाँ पे बैठे हैं और आप लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हुकूमत हटाने के लिए एक तहरीक को, वो इसकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रहे हैं। बतौर पीडीएम आपको भी इस बात पे नहीं हो रही फिक्र के लेजिटिमेसी पे इंटरनेशनल मीडिया भी सवाल उठा रहा है, गैर मुल्की बैठ के सवाल उठा रहे हैं वहाँ से कि आपकी तहरीक की क्या ये लेजिटिमेटी नहीं है कि आप यहाँ से मुजरिम होकर यहाँ से बैठ के तहरीक चला रहे हैं हुकूमत हटाने के लिए? और दूसरा, आज मियाँ साहब भी इश्तिहारी करार पा चुके हैं पीडीएम के अंदर, बड़े इस वक्त वो लीड रोल प्ले कर रहे हैं आपके जलसों के अंदर, जलसों को गरमाने के लिए। कोई फिक्र है, कोई थोड़ी सी इस हवाले से तशवीश है पीपल्स पार्टी के रैंक्स के अंदर भी? पीडीएम के रैंक्स में आज आपकी मीटिंग भी हुई थी। नहीं देखें, आज की जो मीटिंग, आज का जो मैं पढ़ रहा था, अभी फैसला जारी हुआ जिसमें मियाँ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया, उसका एक दूसरा पहलू भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना, हमने अरशद मलिक जो जज है उसके कंडक्ट को भी देखना। बिल्कुल। तो मतलब सिर्फ बहस एक साइड पे हो रही है, सिर्फ इश्तिहारी होने पे, दूसरी साइड पे नहीं हो रही। मियाँ साहब को इश्तिहारी, मैं एक वकील के तौर पर, अली मोहम्मद खान वकील हैं, ये एक प्रोसीजर है जो मियाँ साहब के खिलाफ चलेगा। लेकिन जो दूसरी अपील है, जो कंडक्ट है जज का, उसने किस हालात में फैसला दिया, कैसे दिया, तो वो अलहदा से चलेगा। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेगी। तो फिर जब कंक्लूड होगा फिर उसमें जाकर देखा जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये हमेशा छुपते हैं, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। अब ये कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। मुझे अली मोहम्मद खान साहब ये बताएं कि इंडिया ने जो वैक्सीन है वो 1 अरब 20 करोड़ वैक्सीन की बुकिंग करा दी है। यूरोप के अंदर 1 अरब 30 करोड़ वैक्सीन की बुकिंग होगी है और बरतानिया में नेक्स्ट वीक से वो लगनी शुरू हो जाएगी। ये बताएं, यहाँ पे भी तो मसला है, यहाँ पे अगर बढ़ रहा है तो इन्होंने कितनी बुकिंग कराई है और वो कब आ रही है, वैक्सीन कब आ रही है, ताकि इस महीने के अंदर अंदर वो तो बताया गया है चौधरी मंजूर साहब के 1.5 करोड़ डॉलर जो है वो मुख्तस किया हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से। और पोलियो का
इस अगले साल के पहले क्वार्टर में आ जाएगी, वो ये कह रहे हैं अगले साल के पहले क्वार्टर में आ जाएगी। बात तो सुन लेना जी जी। क्वार्टर की क्या बात हुई भाई? यूरोप में अगले हफ्ते आ रही है, इंडिया में आ रही है 2 हफ्ते बाद, तो यहां पे पहले क्वार्टर में आ जाएगी। क्या मतलब हुआ? यहां पे लोगों को मरने देना आप लोगों ने, फिर वैक्सीन लेकर आनी है। जब आ गई है, अवेलेबल है, तो फिर ना लाने का मकसद क्या है? ये मुझे इस मंतक की समझ नहीं आ रही। जब आ गई है, सारी दुनिया लगा रही है, सारी दुनिया में बुकिंग होगी है, आनी शुरू होगी है, ट्रायल शुरू है। हमारे मुल्क में तो 3 दिन के अंदर पोलियो के सारे कतरे पिला देते हैं हम। सारा इतना सेटअप मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो वो 3 दिन के अंदर नहीं तो हफ्ते के अंदर लग जाएगी। तो ये जानबूझकर डिले कर रहे हैं वो। अब ये हुकूमत बैठी कोरोना के आसरे पे, इसलिए ये लाएंगे नहीं। डिले करने का क्या फायदा है चौधरी साहब इसका? और डिले करेंगे, यहां पे लोग मरेंगे। ये इसलिए कि मूवमेंट ना हो, और क्या फायदा। वो हमारे शहर में ना एक वो कारोबारी था, तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि बाकी कारोबारी कोई कहते हैं या अल्लाह तेरा आसरा, ये शुरू ही होता है या बेईमानी है तेरा आसरा, और ये शुरू ही होते हैं या कोरोना तेरा आसरा, अब तेरे आसरे पे बैठे हैं हम। सो ये जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, क्या दीर के अंदर इन्होंने कोई वहाँ पे किया? SOPs फॉलो हुए? क्या असद उमर साहब सखर में जलसा किया, वहाँ पे कोई फॉलो हुए? दराजुल हक साहब ने मजीद जलसे ना करने का ऐलान कर दिया है, आप भी हिम्मत करेंगे? बाजारों के अंदर हो रहे हैं, SOPs फॉलो हो रहे हैं? जरा जाके देखें, 6 फुट के फासले पे लोग चल रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, कहां पे हो रहे हैं फॉलो? लेकिन ये भी तो दलील है ना कि बाकी नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे। ये भी तो दलील है ना कि बाकी एहतियात नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे, जलसे करेंगे। बहाना इनके काम नहीं आएगा। जो इनके काम करने वाला है, इनके काम करने वाला ये है कि ये फौरी तौर पर जब वैक्सीन अवेलेबल है, ये पैसे दें और अगले हफ्ते पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन आए और यहाँ पे लोगों को लगे, ताकि लोग बचें भी और ये खौफ भी खत्म हो जाए। बहरहाल अगर इतनी ही जानों की फिक्र है तो फिल वक्त जलसे भी मौखर कर दें जब तक वैक्सीन ज़ाहिर आ जानी, जल्दी आ जानी, चंद माह के अंदर आ जानी है पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन, जलसे मौखर कर दें। 75 बंदा, ये कह रहे हैं, आप मुझे ये समझा रहे हैं, समर एक मिनट, आप मुझे ये समझा रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ है तो आप दवाई ना खाएं, लेकिन आप आप घर में दबक कर बैठ जाए, दवाई ना लें। आप मुझे ये कह रहे हैं? आपके कहने का मतलब एक चीज नहीं अवेलेबल है, अब नहीं है हमारे पास है, लेकिन आप दवाई ना खाएं। चले वो अली मोहम्मद खान साहब से पूछते हैं क्यों नहीं अवेलेबल। ये अली मोहम्मद खान साहब से पूछते हैं कि क्यों अवेलेबल नहीं है? होनी चाहिए थी। आपका सवाल बड़ा जायज है कि बाकी दुनिया के ममालिक में आ गई है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये था कि अगर नहीं है, जब तक नहीं आ जाती, अगले चंद माह के अंदर आ जाएगी, उम्मीद यही है, तो तब तक के लिए थोड़ी सी जरा एहतियात कर ली जाती। जलसे अगर मौखर हो जाते 1-2 माह के लिए तो तहरीक फिर से रिज्यूम भी हो सकती थी। चंद माह के अंदर चंद माह का ही कह रहे हैं चौधरी साहब, हुकूमत चंद माह का ही बता रही है। अली मोहम्मद खान साहब क्यों, कब तक आ रही है वैक्सीन? चौधरी साहब का सवाल तो बड़ा जायज है। मैं चंद दिनों की बात कर रहा हूं, आप चंद माह पे ले गए। मैं चंद दिनों की मैं तो नहीं कह रहा, हुकूमत कह रही है चंद माह में आ जाएगी, चंद दिनों में जा रही है। आप चंद माह की बात कर, हुकूमत कह रही है चंद माह में आएगी, ये मेरा तो दावा नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जी जी, मैं आपकी बात मैं इसी हुकूमत की कर रहा हूं कि बाकी मुल्कों में चंद दिनों में जा रही है और यहाँ पे चंद माह में आएगी। जी अली मोहम्मद खान साहब कर देते हैं, अली मोहम्मद पे ताखीर कर देते हैं। अली मोहम्मद खान साहब क्यों हर चीज पे आप ताखीर कर देते हैं? वो चौधरी मंजूर साहब को तो ये कह रहे हैं, आप पे शक का इजहार कर रहे हैं कि आप वैक्सीन इसलिए जल्दी नहीं मंगवाई गई कि इस PDM की मूवमेंट पे दबाव डाला जा सके, इस मूवमेंट को मुतासिर करने के लिए, और ये क्यों इतनी लेट क्यों आएगी हमारे पास? देखिए मेरे ख्याल में शक नहीं, यकीन का इजहार कर रहा हूं। इस बात का भी मैं जवाब देता हूँ कि मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पे अपोजिशन इस बात पे सवाल करने का हक जो है वो खो चुकी है, इस वजह से कि जिस तरह से इन्होंने लोगों की जिंदगियों से खेला है और सारी बीमारी का मजाक उड़ाया है, बावजूद इसके कि इनकी जमात का चेयरमैन खुद बीमार पड़े हैं और उनके लिए दुआएं कर करके हम भी थक गए कि ये मजा नहीं करता प्रोग्राम में कहें अल्लाह से बिलावल साहब को सेहत दे, दुआ उनके लिए करते हैं, लोग फिर समझते हैं शायद सियासी बहन। लेकिन पॉइंट ये है कि आपका अपना चेयरमैन बीमारी की वजह से जो है वो क्वारंटाइन में है, तो यार इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए? जो आपके लोग ये कहते हैं कि कोरोना वगैरह कोई नहीं है और ये कोरोना के पीछे छुप रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी हुकूमत की नीयत पे शक कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि कोरोना का खतरा उतना नहीं है जितना हम उसको बना के पेश करें, क्योंकि जो लोग जान दे रहे हैं, जिनसे रूह निकल रही है, जो फौत हो रहे हैं, क्या उसको इमरान खान साहब या डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब खुदा ना खास्ता मार रहे हैं? तो ये इनकी सीरियसनेस की यह हालत है कि अपनी निजी महफिलों में लोगों को कहते हैं कि सर्टिफिकेट लेके आओ अदरवाइज तुम्हारी एंट्री बंद है। खुद मास्क पहन के स्टेज पे खड़े होते हैं, नीचे हजारों लोग खड़े होते हैं
और आपको भी पता है और इनको भी पता है कि कितनों ने मास्क पहने होते हैं और कितनी इनकी सोशल डिस्टेंसिंग होती है। नहीं होती, जलसों के अंदर मुश्किल होता है। उस प्रोग्राम का ताल्लुक है, जहां तक असद उमर साहब के उस प्रोग्राम का ताल्लुक है, इनके 10, 15, 20 हजार के जलसे में और ये 250-300 के उसमें गैदरिंग में बड़ा फर्क है और सारा SOP फॉलो हुआ था। और वो वाहिद आदमी है बेचारा जो वो कहते हैं ना सदा बसहरा, वो वाहिद आदमी है जो पूरे मुल्क में। बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब, जब आप किसी मामले पे लीड कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने अमल से भी लोगों को एक मैसेज देना होता है, सबक देना होता है कि यार मैं याद कर रहा हूँ, चाहे वो 250 का हो या 50 का हो। आखिरी बात ये कि देखें, ये अपोजिशन अगर वाकई सीरियस है कोरोना की इस इशू पे, इनको तो चाहिए कि ये रिक्वेजिशन जमा करें अपने लीडरान को करप्शन के और अल्फाज के चुनाव पे जरा गौर कीजिएगा और जवाब की तवक्को मैं रखता हूं कि अपने लीडरान के करप्शन पे अगर वो अंदर होते हैं तो सारे मिलकर रिक्वेजिशन जमा करते हैं पार्लियामान में कि इजलास बुलाओ ताकि हमारे लीडरान जेल से निकल के प्रोडक्शन ऑर्डर पे असेंबली के इजलास में आके जरा ठंडी हवा के मजे लें। गर्मियों की बात बता रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम मर रहे हैं, क्यों नहीं रिक्वेजिशन करते पार्लियामान को? बुलाएंगे रिक्वेजिशन, आपका इंटरेस्ट नहीं है। समर साहब, मैंने किताब वो कहते हैं हमारा पार्लियामेंट के ऊपर से एतमाद ही उठ गया। वो कह रहे हैं जिस तरह का वहां पे रवैया है, कंडक्ट है स्पीकर का, हमारा पार्लियामान से एतमाद ही उठ गया। अपोजिशन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये अपोजिशन न सिर्फ करप्ट है बल्कि इनके वाकई सीने में दिल नहीं है कि अपनी सियासत के लोगों की जानों से खेल रहे हैं। आप तो जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, आप हमें कहते हैं, हमें तंग करते हैं, तो भाई आप फलानी मार्केट बंद नहीं है, वहां पे फील्ड हॉस्पिटल नहीं है, कोई एक सवाल नहीं हो रहा है इनकी तरफ से अवाम की जिंदगी बचाने के लिए। बस यही सियासत इन्होंने करनी है, इतने जलसे करनी है। क्या बिगाड़ लिया हुकूमत का? और हमने इतने जलसे किए थे, हमने क्या बिगाड़ लिया था? जलसों से पाकिस्तान में हुकूमत नहीं आती ना, जलसों से इनकलाब आता है। इनकलाब लाने के लिए वाकई अगर मियां साहब नेल्सन मंडेला है तो फिर हिम्मत पकड़े, कलमा पढ़े, पाकिस्तान वापस आए ताकि कौम तो उठे उनके साथ। अगर वाकई वो इस कौम के कोई बहुत बड़े जो है एक बहुत बड़े रहनुमा के तौर पे आना चाहते हैं। बाकी देखें, बाकी जो आपने कहा कि वैक्सीन, चौधरी साहब की हंसी बड़ी बात हुई है और दुनिया में किसी भी मुल्क में अभी अवाम पे वो ट्राई नहीं हो रहा, अभी उसका सक्सेसफुल ट्रायल है, वो एक क्वेश्चनएबल मार्क है। हमने एक रिस्क लिया है और कल काबीना ने उसकी जल्द उसकी वैक्सीन आ जाएगी इंशाल्लाह। और सबसे पहले सबसे पहले इन्हीं को लगाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ इस वैक्सीन के साथ एक वैक्सीन और भी होनी चाहिए करप्शन के खिलाफ। ये वैक्सीन इनको कोरोना के साथ साथ करप्शन की भी वैक्सीन लगा दें ताकि करप्शन के जरासीम इनके जिस्मों से खत्म हो जाएं अल्लाह के करम से। ये राना साहब बात हो रही थी कोरोना की वैक्सीन की, अली खान साहब कह रहे हैं कि करप्शन की वैक्सीन भी एक आनी चाहिए। मुझे अब राना साहब 75 बंदे पिछले 24 घंटों के दौरान अपनी जिंदगियां खो बैठे हैं इस कोरोना वबा की वजह से। सवाल तो जायज़ था यहाँ पे चौधरी मंजूर साहब का कि अब तक वैक्सीन क्यों नहीं है, बाकी ममालिक के अंदर तो आना शुरू हो गई है। बहरहाल जब तक वैक्सीन नहीं आती, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि जल्द से चंद माह के लिए मौखिर नहीं किए जा सकते इंसानी जिंदगी अगर आपके नज़दीक भी इतनी इंपॉर्टेंट है? पहले तो मैं दो चीज़ें जिस पे बड़ा मैंने रिएक्ट करूंगा कि अली मोहम्मद खान जज्बात में कह गए ये अपोजिशन करप्ट है। मैं दावे से कहता हूं, साबित कर सकता हूं, ये करप्ट ही नहीं है ये जो हुक्मरान है, बल्कि इनको बावजदाद भी करप्ट थे। मैं कह रहा हूं बार 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 बार, अगर मेरे साथ मुनाजरा करना तो कर लें, मैं साबित करूंगा कि इनके बावजदाद किस तरह करप्शन की, किस तरह उन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई। वो कहते हैं इस हुकूमत के अंदर करप्शन का कोई बड़ा स्कैंडल नहीं आया अभी तक। खान साहब कहते हैं यार सारा है स्कैंडल, अभी गिने हैं सारे चौधरी मंजूर ने, या मीट का स्कैंडल, या शुगर का स्कैंडल, या पेट्रोल का स्कैंडल, या डॉलर का स्कैंडल, यहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल। आप क्या बात करते हैं? मालब जब्बा का स्कैंडल, यहाँ BRT का स्कैंडल, या फॉरेन फंडिंग का स्कैंडल। ये तो एक लॉन्ग लिस्ट। समर आपकी आंखें बंद हो गई तो राना साहब लेके चले जाए ना अदालत के अंदर, ये सारे सबूत नैब के अंदर लेकर चले जाए, किसी अदालत में लेके चले जाए ना। वो आपके दौरे हुकूमत में याद है आपको, जरा सी बात होती थी, इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत ले जाके अदालत के अंदर जमा करवा देते थे, मुद्दई बन जाते थे। आप भी मुद्दई बने, लेकर आए चीजें। आप बड़ी हॉट टॉक करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इमरान खान साहब किस बैसाखियों पे लेकर जाते हैं, किस अश्योरेंस के साथ जाते थे अदालत में। वहां तो सादक अमीन इनको डिक्लेयर कर दिया, बनी काला की जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी मान ली गई। आप कमाल करते हैं, 300 कनाल का घर बना के बैठ गए और कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। अगर गंदम का स्कैंडल हो तो कहते हैं ईमानदार हैं, अलीबाबाजी की मशीनें हो तो ईमानदार हैं। यार खुदा का खौफ करें, मीडिया की आंखें बंद हो गई हैं।
आप तो सिर्फ ये है कि जो गवर्नमेंट कहती है आप करते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कहा राना साहब, हम तो जो हकायक है वो आपके सामने रख रहे हैं, अवाम के सामने भी रख रहे हैं। मेरा तो सवाल था आपसे 75 अमवात पिछले 24 घंटों के दौरान हुई हैं, इस पे आप उसमें ही मैं आता हूँ समर, ये दूसरा बात कर रहे हैं, छोड़े आप, मैं सब कुछ जानता हूँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये मुझे बताएं कि जब ये कहते हैं जी हमने बड़े जलसे किए, हमने धरने दिए, कुछ नहीं हुआ, उस वक्त इनको अकल नहीं आई? जब स्पीकर के सामने ये नाचते थे, अली मोहम्मद खान उस वक्त मेंबर थे, मैं आपको बता रहा हूं, ये नाचते थे जब इन्होंने बताया कि नाचना भी होता है स्पीकर के सामने, अब तकलीफ होती है। जब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस लीड करके हजारों बंदे की चढ़ाई कर दी, आपने उस पे उसकी लॉकडाउन, वो कहते थे लॉकडाउन, इस्लामाबाद लॉकडाउन की तैयारी हो रही थी तब, बिल्कुल सिटिंग चीफ मिनिस्टर, यार क्या बात करता है? कभी हुआ है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर वहां पे चढ़ाई कर दे इस्लामाबाद पे? यार खुदा का खौफ करे, कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन इन्होंने नहीं किया? इन्होंने बिल जलाए कि बिल मत दो, टैक्स मत दो, ये सिविल नाफरमानी नहीं थी? आप किस तरह, आपकी तो आंखें बंद हो गई हैं, आपको तो उनके कंडक्ट का आप तकलीफ होती है, आपको प्रोटेस्ट करता है तो कोरोना आ जाता है। रही 75 बंदों की बात, बिल्कुल मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि कोरोना फैल रहा है, लेकिन मुझे बताएं कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप खुद अपने हुक्मरानों का काम है अपने कंडक्ट से शो करें, ये काम नहीं करेंगे तो किस तरह आवाम लीड करेंगे? ये खुद तो सारे 250 का हो, 100 का हो, जहां भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां जाके तो जलसे करें, आप सक्कर में करें, आप दीर में करें, आप उधर करें, ये तो करते रहते हैं। जब इन्होंने सारी कैंपेन कर ली गिलगित बल्तिस्तान में, तो फिर इन्होंने कहा कि अब कोई जलसा नहीं होगा। तो वहां तो राना साहब आपने भी किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया, वहां तो सबने किया कैंपेन। बहरहाल मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। राना साहब एक और बड़ा दावा है, वो है जनवरी में हुकूमत के रुखसत होने का। ये दावा कितना दुरुस्त है, कितना हकीकत पर मबनी है, क्या ऐसा हो सकेगा? बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अपोजिशन की तरफ से दावा है कि जनवरी में हुकूमत रुखसत हो जाएगी, बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। लेकिन पीडीएम की तहरीक जब शुरू हुई तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक दावा किया था दिसंबर के हवाले से कि इस हुकूमत को दिसंबर देखना भी नसीब नहीं होगा। जरा वो दावा सुनाए जी। तहरीक चल पड़ी है, मंजिल पे जाके दम ले। पीडीएम के तहत मुल्क में जो बड़े बड़े जलसों, रैलियों और मुजाहिरों का ऐलान किया गया है, इंशाअल्लाह हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। चौधरी मंजूर साहब, हुकूमत ने दिसंबर भी देख लिया, आज 2 दिसंबर है और 5 जलसे पीडीएम की तहरीक के हो चुके हैं हुकूमत के खिलाफ। अब छठा जलसा आपका होना है 13 दिसंबर को लाहौर के अंदर, यानी सेकंड फेज भी आपका 13 दिसंबर को कंक्लूड होने जा रहा है पीडीएम की तहरीक का। अभी तक क्या अचीव किया आपने? अभी तक तो जो आपका दावा है फिर जनवरी में हुकूमत को रुखसत करने का, फिर इस हिसाब से तो वो भी कोई ज्यादा उसमें सदाकत नजर नहीं आ रही। नहीं, वैसे पहली तो बात यह है कि ये कल मुल्तान में एक सेमीफाइनल हुआ है और एक 13 को इधर लाहौर में सेमीफाइनल, और उसके बाद फाइनल की कॉल है। दूसरी बात यह है कि ये अगले महीने कोरोना भी जा रहा है और ये भी जा रहे हैं, कोरोना वाले भी जा रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी अजाब कर दी हैं। महंगाई को देखें आप, बेरोज़गारी को देखें, ज़रा आप कोई एक शोबा देखें, मुझे ये बताएं कि तालिब इल्म यहाँ पे जुलूस निकालते हैं तो उनको पकड़ कर जेल में, मज़दूर जुलूस निकाल रहे हैं उनको पकड़ते हैं जेलों में, लाठियाँ मारते हैं। किसान यहाँ पे लाहौर में मार दिया इन्होंने, मार के किसानों को। फिर आप तालिब इल्मों को देखें, नौजवानों को देखें, बेरोज़गारों को देखें, कौन सा तबका फ़िक्र है, साफ़ियों को देख लें जो इनसे खुश है, कोई एक नहीं है। किसी अपने कैमरामैन से या किसी से पूछ कर तो देखें कि वो इस महंगाई के आलम में कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है। मुझे कल एक दोस्त ने बताया कि मैं पहले 25,000 की ग्रॉसरी लेकर जाता था, वही लिस्ट है सेम, तो उसने कहा जी इस बार 60,000 की ग्रॉसरी आई।
1 साल के अंदर अंदर। तो जब आपकी बात दुरुस्त है कि अखराजात बिल्कुल बढ़े, लोगों के महंगाई बढ़ी है, अखराजात बढ़े, ये है कि ये पता नहीं क्या क्या लोगों को बता रहे हैं। और मैं एक और बात समझ यहाँ पे, ये नहीं है कि ये अपने वादों पे पूरे नहीं उतरे, ये मुकर गए हैं, ये उसके उलट कर रहे हैं। जो कुछ इन्होंने कहा हुआ था आप रिकॉर्ड पे देख लें। लेकिन चौधरी साहब 5 जलसों के बाद, आपके 5 जलसों के बाद आज मुल्क के अंदर वो मोबिलाइजेशन नजर नहीं आ रही जो हुकूमत को हटाने के लिए काफी होती है। नहीं, वो आ रही है, वो देखिए 13 का जलसा होने दें और उसके बाद आपको नजर आ जाएगा जो अगला प्लान है ना, वो जनवरी से पहले वाला जो प्लान है वो आपको नजर आ जाएगा। मोबिलाइजेशन तो है, मोबिलाइजेशन देखें ना, लोग खुद ब खुद निकल रहे हैं। मैं तो आपके प्रोग्राम में भी याद होगा आपको, मैंने कहा था कि अगर अपोजिशन ने अपना रोल अदा ना किया तो लोग खुद रो तहरीक में निकल आएंगे, लोग इंतजार नहीं करेंगे। और ये तो थोड़ा बहुत कोरोना की वजह से ये रोज़ चीखते हैं, लोग कहते हैं कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, लोग कहते हैं कि चलो थोड़े दिन सब्र कर लें। लेकिन ये वैक्सीन अगर ले आए इसी महीने के अंदर, लोगों को लगाएं वैक्सीन। क्यों डिले कर रहे हैं जब सारी दुनिया के अंदर आ गई? तो इंडिया ने 1 अरब 20 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है और वो अगले हफ्ते वहां पे भी पहुंचने लगी। यहाँ पे का जनवरी से पहले हो जाएगा और लगाएं लोगों को, जनवरी से पहले हो जाएगा लॉन्ग मार्च 13 का। ये लॉन्ग मार्च कब कर रहे हैं फिर आप? 13 को तो आपका लाहौर में जलसा, दिसंबर के अंदर ही लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। ये 13 के बाद ना, 13 के बाद स्केड्यूल आएगा, 13 के बाद। लेकिन इसी को एक मीटिंग है, उसमें कुछ चीजें वाजे हो जाएंगी। दिसंबर में ही होना है इख्तिताम पर, या जनवरी में होगा ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ? नहीं, दिसंबर तक की तो डेट है। आपको पता है बिलावल साहब ने कहा था कि जनवरी के अंदर, उस वक्त एपीसी के अंदर मैं भी मौजूद था, आप भी थे उधर। यानी लॉन्ग मार्च जनवरी में ही होना है और इस्तीफों का ऑप्शन भी जनवरी के अंदर ही एक्सरसाइज किया जाएगा। नहीं, वो जब दिल करेगा, वो जब दिल करेगा कर लेंगे, उसमें कौन सा मसला है। ये तो पीडीएम की क़यादत ने फैसला करना है कि कब कौन सा स्टेप कब लेना है। वैसे चौधरी मंजूर साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि मार्च तक हो जाएंगे सेनेट के इंतखाबात भी, उसके बाद अपोजिशन के साथ हम बातचीत करेंगे, तब तक उसके बाद उन्होंने पुरानी तनख्वाह में ही काम करना है। बाय द वे, नहीं, ये बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, करें, अगर होता है सारा कुछ तो हो जाए। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये जब जितनी देर तक रहेंगे ये इसी किस्म के ये बातें करते रहेंगे। बातें तो आप बहुत करते हैं, पहले भी अपोजिशन में रहकर बड़ी बातें करते थे। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, अमल क्या है उन बातों पे? ठीक है, राना तनवीर की बातों पे ना जाएं। राना तनवीर साहब, ये जो दावा है कि जनवरी में हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा इमरान खान साहब की हुकूमत को, ये दिसंबर का दावा तो मैंने आपको सुना दिया कि दिसंबर में हुकूमत को दिसंबर देखना नसीब नहीं होगा। दिसंबर देख लिया हुकूमत ने, आज 2 दिसंबर है। जनवरी वाला दावा भी फिर आपका मशकूक ही लग रहा है कि दिसंबर में हुकूमत कहीं नहीं गई। क्या ऐसा हो जाएगा? समर, मैं एक बात आपको बताऊं, जितनी हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो बेस करती है उस पर कि हुक्मरान जो हैं, जो सही जेन्युइन इलेक्टेड लोग होते हैं, जो अवाम के वोट लेके आते हैं, वो सेंसिटिव होती है, जो अवामी इशू होते हैं, जो नेशनल इशू होते हैं, उससे अगर बेचैनी पाई जाए अवाम में, अगर वो सड़कों पे आने को तैयार हो या एक वो पल्स जो है वो महसूस करके खुद ब खुद चले जाते हैं। ये एक क्रॉस द बोर्ड ये दुनिया में जहाँ भी हुकूमतें होती हैं उसमें ये सिलसिला जो जहाँ जमहूरियतें होती हैं। लेकिन ये हमारी तवक्को इस लिहाज से है कि ये चले जाएंगे, जब सारी कौम निकलेगी 13 को तो ये चले जाएंगे। लेकिन ये क्योंकि बहस है, मैंने देखा है कि बिल्कुल ये तो एक झूठ बोल के कोई कुछ भी हो जाए इन पे ऊपर से गुजर जाती है। तो राना साहब 13 को तो जलसा ही होना है, एक जलसे के नतीजे में हुकूमत कैसे चली जाएगी? आप जो बात करें कि 13 को मुल्क निकलेगा और ये चले जाएंगे। अगर बिलियन लोग वहां आते हैं तो ये एक पैगाम होता है हुक्मरानों के लिए कि खुदा के लिए आप जान छोड़ दो, और छोड़ जाते हैं। वो इलेक्शन के लिए चले जाते हैं। इंडिया हो, दुनिया में कहीं भी देखें, कई जगह इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं इस प्रोटेस्ट में। तो मैं दूसरी बात आपने कही कि जनवरी में लॉन्ग मार्च, मैं आपको बताऊं जनवरी में होगा, ये एक हमारी अनाउंसमेंट है। लेकिन फाइनल डिसीजन हर चीज़ का वो पीडीएम की मीटिंग में होगा। अगर जब हमारा ये फेज़ ख़त्म हो जाता है जलसों का, आखिरी जलसा हमारा लाड़काने में है, लाहौर के बाद लाड़काने में भी करना है, शायद 30 दिसंबर को है या तो उसके बाद ये लॉन्ग मार्च अब करेंगे इंशाल्लाह। और ये
और ये जो इस्तीफा का ऑप्शन है ये आखिरी ऑप्शन है और इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज करेंगे। पीडीएम के जो फैसला होगा उसमें पीपल्स पार्टी सारे हम उसको मनवन कबूल करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मैं बताता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये ठहर जाए। अगर टीम का स्टेप लेना पड़ा तो वो भी हम लेंगे। पाकिस्तान दिन ब दिन डूब रहा है समर और अपोजिशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है आज कि वो इसके लिए। राना साहब, आज इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि हुकूमत के बरवक्त और बेहतर हुकूमत के इक़दामात और कोशिशों की वजह से चीनी की कीमत में 20 दिनों में 20 रुपए कमी कर दी गई है। चीनी की कीमत वो कह रहे मैंने कम कर दी, बाकी भी हम कीमतें चीज़ों की नीचे लेकर आएंगे। जब महंगाई खत्म हो गई जनवरी तक तो फिर तहरीक किस पे चलेगी? अच्छा मेरी बात सुन लें, ये इनका दावा ऐसे है जिस तरह लोग नहीं कहते ये कारोबारी लोग कि हमें नफा में नुकसान हो गया है कि हमारा नफा 100 रुपया था यार वो 80 रुपये पे आ गया है। ये इस किस्म की बात करते हैं, खुदा के लिए इनकी बातों में ना जाए। ये 26% इन्फ्लेशन हुआ है, ये दुनिया में रिकॉर्ड 26%। ये आप जरा गौर करें, हमारे जमाने में तो 4% था। आप रिकॉर्ड देख लें, अगर 4% ना हो तो मुझे जो आप सजा देना चाहे दे लें। 4% था इन्फ्लेशन, अब 26% पे चला गया है। अब तो ना लोग दाल खा सकते हैं, ना कोई प्याज खा सकते हैं, ना आपके पास ये चीजें ऐसी है, किचन की चीजें। आपका भी किचन है समर? बिल्कुल जी, ये तो चीज ऐसी है। बिल, बिजली का बिल, खर्चे बड़े हैं, बिजली के बिल भी बड़े हैं, गैस के बिल भी बड़े हैं और जो ग्रोसरी है हमारा माहाना बिल वो बड़ा है। बिल्कुल मेरा भी बड़ा है और उसमें खातिर खा इजाफा हुआ है। आप पिंच महसूस नहीं करते? पेट्रोल की कीमत देखें, जब पेट्रोल दुनिया में सस्ता हुआ कोरोना की वजह से, इन्होंने प्राइसेस इस तरह ही रखी। ये तो लेकिन राना साहब मुझसे इस सारे कुछ के बावजूद सिर्फ एक सेंटेंस, अगर इनको पता चलता है हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा रेवेन्यू का, तो ये उसी वक्त 3 रुपया पेट्रोल बढ़ा देते हैं या डीजल बढ़ा देते हैं ताकि उससे वो जो ऊपर है इनको पैसे मिल जाए। तो खुदा के लिए वो तो डॉक्टर साहब भी करते थे। ठीक है यार, अच्छा साहब, लेकिन उनके जमाने में खुशहाली थी। ऐसे ना करें। आप बताएं कि उस वक्त आप ठीक थे या आप ठीक हैं? चले इस तरह बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। नहीं देखें, महंगाई तो उस वक्त कम थी, ये बात तो है। महंगाई तो उस वक्त कम थी, आज महंगाई ज्यादा है। अवाम को क्या चाहिए? अवाम को लेकिन राना साहब एक और हकीकत भी है ना, राना साहब एक और हकीकत भी है। आज ये जो महंगाई से मैं भी परेशान जरूर हूं, लेकिन मुझे ये कहे कि आपने इस महंगाई के खिलाफ अभी निकलना है और एक बड़े हजूम के अंदर जाना है जहां लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग होंगे, आपको कोरोना वायरस भी लग सकता है। तो मैं पहले अपनी जिंदगी बचाऊंगा, मैं हजूम या इज्तिमा के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं 1-2 महीने 3-4 महीने महंगाई मजीद बर्दाश्त कर लूंगा। मैं उस इज्तिमा में जाके अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालूंगा। जहां आपकी बच्चों की जलसों के अंदर जाके, जहां आपके, मेरी बात सुन ले, जहां आपकी बच्चों की जिंदगी का सवाल हो, जहां आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल हो, जहां आपकी आने वाली नस्लों का सवाल हो, वहां अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते फिर लोग। जिंदगी हो, जिस घर का कमाने वाला ही चला जाए राना साहब, तो फिर बाकी घर वाले क्या, महंगाई, बाकी चीजें। बहरहाल मैं आपकी तो दोबारा तो अली मोहम्मद खान साहब रहे और मारते रहे। नहीं, ये तो हर किसी की अप्रोच है ना, ये तो हर किसी की अप्रोच है। जिंदगी पहले, बाकी चीजें बाद में। अली मोहम्मद खान साहब, महंगाई सबसे बड़ा आपका इशू है। महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा आपका इशू है कि जिस तरह से अभी राना साहब ने बात भी की, चौधरी साहब ने भी बात की, महंगाई से अगर आप नबुर्द-आज़माद नहीं हो सकते बेहतर अंदाज में, तो फिर आपका बचना मुहाल है। जनवरी आप गुजार भी लें, आगे चल के आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। गवर्नेंस का इशू है यार, बहुत सारे इशू हैं लोगों को। लेकिन साहब जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है उस पर तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल आ रहा है, लेकिन एक बीमारी है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो बीमारी है हवस इक़्तिदार, जो इनको लग चुकी है। तो मैं डॉक्टर फैसल सुल्तान को रिक्वेस्ट करूंगा अगली काबीना मीटिंग में, क्योंकि उन्होंने मंजूरी तो कल दे दी है हमारी काबीना ने, तो वायरस के खिलाफ दवाई आ रही है कोरोना के खिलाफ, तो कोई ऐसी कोई दवाई भी इनको इंजेक्ट वो जरूर करें जिससे ये करप्शन के असरात कम हो इन पे। और ये मैं इनको बता दूं, ये अल्लाह ताला के हाथ में, ये फजल रहमान साहब के हाथ में, इनके हाथ में नहीं है कि कोई किसी को दिसंबर की तारीख दे रहा है, कोई किसी जनवरी की तारीख दे रहा है। अल्लाह को पता है कब तक हमारा इख्तियार रहेगा, अल्लाह चाहेगा तो शायद अगला भी दे दे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, पाकिस्तानी अवाम उनकी असलियत को जो है वो जान चुकी है और 3-3, 4-4 बार लोगों को आजमाया जा चुका है। अब तो इनके अपने जो करीबी रिश्तेदार इनको सीरियस नहीं लेते। अब मैं आपकी इनकी इंटरनल मीटिंग का बता दूं, ये आपके सामने बात नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे को जो है बददुआएं देते हैं कि यार ये एक तरफ कोरोना का ज़माना है और हमारे जो यंग जो आए हैं शहनशाहों की तरह, जो उनके लीडरान आए हैं,
जो किसी इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत या किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत नहीं आए, पर्ची वगैरह के जरिए जो है इनके लीडर बने हैं, तो इनके जो है पोते नवासों की उम्र के लोग जो है अब इनके पीछे इनको खड़ा होना पड़ता है, इनके बहुत सीनियर लीडरशिप तो आपस में बददुआएं देते हैं कि किस चक्कर में हम पड़ गए हैं। क्योंकि देखें, मैंडेट मिला है इमरान खान साहब को 5 साल का, ये चाहे उल्टे लटक जाएं 5 साल अल्लाह ताला के हुक्म से पूरे होंगे और उसके बाद फिर अवाम फैसला करेगी। अगर हम अपने वादों पे पूरे उतरे और अगर हम उनको सही लगे तो दोबारा वोट दे देंगे, नहीं है तो किसी और अच्छी बड़ी कर लेंगे। ये अपनी खातिर जमा रखें, कोई अपनी कोशिश करके देख लें। वैसे रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जो अली मुताहर साहब आपने जो पर्ची वाली बात की उस पे मैंने बिल्कुल तायद का समर मैं 1 मिनट समर मैं तायद करता हूँ अली मोहम्मद खान की कि ये बिल्कुल करप्शन के खिलाफ वैक्सीन होनी चाहिए जो दवाइयों की करप्शन ख़त्म कर दे, जो यहाँ पे चीनी में करप्शन हुई है, जो पेट्रोल में हुई है, जो यहाँ पे आटे में करप्शन हुई है, जो इब्राज ग्रुप की करप्शन है, जो एक के बाद दूसरा खुलता चला। कल सुनामी ट्री पे जो कुछ हुआ, जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको हुकूमत को नंगा किया, उस पर भी आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई पर्ची की बात करते हैं, ये बड़ी जमहूरी जमात है, पिछले 25 साल में इमरान खान चेयरमैन है, कोई एक और है, एक बंदा बता दें इनकी पार्टी में कोई चेयरमैन के लायक है। ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरे लोगों को बातें करते हैं। लेकिन तो पर्ची में तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जिक्र नहीं था, वो तो एक लोगों को बुला कर ना कहा जाए, नाम नहीं लिया, वैसे सीरियस वैसे पर्ची में तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जिक्र था ही नहीं, ना कहा जाए। अगर कुछ लोगों को बुला कर ना कहा जाए, जैसे ज़ियाउल हक ने उसको कहा था बुलाकर, मुस्तफ़ा खारिज से लेकर एक बंदे को बुलाकर कहा कि पार्टी टेक ओवर कर लें, मैं आपके साथ हूँ। मुशर्रफ ने कहा महबूब अमीन फ़हीम को, ये अगर ना कहा जाए तो शायद अब तक ये जरूरत ना रहती। अच्छा, मुझे एक शायद इस तरह चौधरी साहब, ये जो 27 दिसंबर के जलसे के हवाले से जरा बता दें, वहां भी पीडीएफ की क़यादत आ रही है। हमारी विरासत नहीं है, 1 मिनट समर एक रवायत है, विरासत में कुछ मिलता है, रिवायत में आपके कंधों पे मुश्किलात और शहादतें लाद दी जाती हैं। हमारी रवायत है, विरासत नहीं है। विरासत में आपको जायदाद में हिस्सा मिलता है। अच्छा चौधरी साहब, एक बता दें, मुझे वजाहत कर दें, का हिस्सा मिलता है। 27 दिसंबर के जलसे में भी पीडीएम की क़यादत को आप इनवाइट कर रहे हैं या सिर्फ पीपल्स पार्टी का होगा? यहाँ पे लोगों ने भाग जाना है इस हुकूमत के, इस हुकूमत के खत्म होने के बाद मुझे पता है किस किस ने भाग जाना है। ये अली मोहम्मद जैसे चंद लोग इधर रह जाएंगे, बाकी सब अच्छा, मुझे एक चीज बता दें, 27 दिसंबर के जलसे में पीडीएम की क़यादत को भी बुला रहे हैं? जी बिल्कुल बुला रहे हैं। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस ये कहना चाह रहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तानी जो जी होश हो इन लोगों के बारे में सीरियसली सोचेगा जिन्होंने इस कौम को इस हालत तक पहुंचाया है। हमसे ये गिला जरूर हो सकता है कि तरक्की की रफ्तार या रिकवरी की रफ्तार तेज है या कम है। ठीक है, राना साहब, आप भी एग्री करते हैं करप्शन की वैक्सीन होनी चाहिए? अली मोहम्मद हमारा भाई है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं विद ऑल ऑनेस्टी कहता हूं कि ये बिल्कुल ठीक ठाक था। खान साहब ने 4-5 दफा इनको झाड़ा है कि आप यार जरा सख्त उधर क्यों नहीं होते वो टीवी पे, तो इसको भी मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। कोरोना वबा की जो सेकंड लहर है बड़ी तेजी के साथ फैल रही है, 75 जिंदगियां गई हैं, सब एहतियात करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।